हाँ, सो हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 ऑफ आवर सोशल साइंस, नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज में कल हमने फर्स्ट पेज जो था बुक का वो हमने डिस्कस किया। क्या होता है रिसोर्सेज? व्हाट इज रिसोर्सेज? जो हमें यूजफुल हो, एनीथिंग विच सेटिस्फाई आवर नीड्स कैन बी कॉल्ड एज रिसोर्सेज। रिसोर्सेज कैसे बनते हैं, ऐसा भी एक सेंटेंस था, मैंने बोला था एक मार्क में पूछा जा सकता है। किससे रिसोर्सेज बनते हैं, याद करो। वो तो है ही, बट बनते कैसे हैं? जैसे हमने बोला था कि कॉम्बिनेशन ऑफ से मैन, नेचर एंड कल्चर, उससे रिसोर्सेज बनते हैं। देन हमने देखे थे यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। कितने थे? बेसिकली 3 थे, और वो 3 में डिफरेंट हमने पॉइंट वाइज देखा था। कि जैसे कि पहला रिसोर्स एज अ फूड देखा था, देन सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, एंड थर्ड एज अ एनर्जी रिसोर्सेज। ओके, देन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज हमने स्टार्ट किया था। उसमें जो फर्स्ट टाइप था दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, और उसमें भी 3 टाइप्स थे, वो हमने देखे थे, इंडिविजुअल, नेशनल एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेज। चलो बताओ कि स्टैचू ऑफ यूनिटी कौन से रिसोर्सेज में आएगा? तीन में से कौन से रिसोर्स में आएगा? ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप किसको बिलोंग करेगा स्टैचू ऑफ यूनिटी? नेशनल रिसोर्स, करेक्ट, नेशनल रिसोर्स को बिलोंग करेगा। किसी इंडिविजुअल का है नहीं वो, इंटरनेशनली भी नहीं है, नेशनल रिसोर्स। ओके, और से और तो क्या बोल सकते हैं, से सैटेलाइट बाय इसरो। इसरो ने कोई सैटेलाइट भेजा। ओके, सैटेलाइट बाय इसरो फॉर द पर्पज ऑफ नेविगेशन पर्पज, और से ट्रैफिक सॉल्यूशन पर्पज फॉर इंडियन मेट्रो सिटीज। ऐसा एक सेंटेंस है, वन सैटेलाइट इज देयर बाय द इसरो, लॉन्च्ड बाय द इसरो for the purpose of the traffic solution in the metro cities of India। तो वो कौन से टाइप में आएगा? नेशनल या इंटरनेशनल? इंटरनेशनल, नेशनल में आएगा। वो हमारी मालिकी का है, हमने लॉन्च किया है, वापस हमारी ही सिटीज के लिए हमने रखा है। हाँ, कोई बाहर के लोग सपोज आएंगे, फॉरेनर इंडिया में आएंगे, तो वो भी वो सैटेलाइट का यूज करेंगे। सपोज वो सैटेलाइट ऐप में है तो वो यूज तो करेंगे, बट मालिकी किसकी है? मालिकी इंडिया की ही है। बाकी लोग आएंगे तो शायद यूज करेंगे कि सपोज ट्रैफिक में वो कुछ दिखाएगा कि आगे जाके, जैसे गूगल मैप में दिखाते हैं कि आगे का रोड जाम है, क्लियर वे है, इतना टाइम लगेगा, ये वो। तो वैसा ही सपोज हमने बोर्ड्स लगा दिए हैं, वो सैटेलाइट थ्रू कनेक्टेड है, तो वहां देखेंगे तो बाहर वाले यूज तो कर सकते हैं, लेकिन हम बोलेंगे कि भाई 2 दिन के लिए सैटेलाइट बंद हो जाएगा, तो वो बंद करने का पावर किसके पास है? हमारे पास है। कंटिन्यू करने का पावर किसके पास है? हमारे पास है। उसको अपग्रेड करने का पावर किसके पास है? हमारे पास है। बाहर के लोग उसको कुछ नहीं कर सकते। हाँ, हम अलाउ करेंगे तब यूज कर सकते हैं, अदरवाइज यूज भी नहीं कर सकते। अंडरस्टूड? तो अच्छे से समझो, तो वो किस में आएगा? नेशनल में आएगा। हाँ, स्पेसिफिकली सिर्फ इतना लिख दिया हो कि सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय द इसरो, तो उसको भी तुम नेशनल में ही डालना। लेकिन अगर पर्टिकुलरली लिखा हो कि सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय द इसरो फॉर द betterment of society of the world and to detect the ozone layer depletion, or to check the ozone layer on our above our say over our earth, तो वो किस में आएगा? वो मतलब लॉन्च हमने किया है, बट पर्पस सबका है, मतलब उसमें सबके पैसे लगे हुए हैं, सबने मतलब इन्वेस्ट किया हुआ है, और
उसकी जो बेनिफिट्स है, उसके जो एडवांटेजेस है, वो भी सबको मिल रहे हैं, तो वो इंटरनेशनली हो जाएगा, ग्लोबल। अंडरस्टूड। चलो आगे देखते हैं। तो उसमें 3 टाइप हमने देखे थे, क्या क्या? ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओके, देन ऑन द बेसिस ऑफ रीअवेलेबिलिटी, याद आया? ऑन द बेसिस ऑफ रीअवेलेबिलिटी, और थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कि भाई सबको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया है वो। तो ऑन द बेसिस, ओके, रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन के तौर पे कैसे क्लासिफाई होंगे वो अभी हम देखते हैं। देखो, so first one, according to the distribution area, universal resources, universal resources मतलब सबके ही resources, तो वो क्या है? say useful gases in the atmosphere, so जो एटमोस्फेयर में यूजफुल गैसेज है वो यूनिवर्सल रिसोर्स है, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। से कल ही मैंने एग्जांपल बताया था कि हम ऑस्ट्रेलिया गए तो कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि ये हमारा ऑक्सीजन मत लो, तुम अपना लेके आओ इंडिया से, ऐसा कोई नहीं बोलेगा, वो यूनिवर्सल रिसोर्स है, ओके। देन नेक्स्ट, जनरली अवेलेबल रिसोर्सेज, जनरली अवेलेबल मतलब हर जगह नेचुरली अवेलेबल होंगे ही, दैट इज इजीली अवेलेबल। तो क्या होगा? लैंड, सॉइल, वाटर, पेस्चर लैंड्स, पेस्चर लैंड्स मतलब ग्रेजिंग लैंड, ओके, जहां पे ग्रेज करने जा सके, मतलब हम अपने कैटल्स को ग्रेज करवाने ले जा सके, दैट इज पेस्चर लैंड। सो ये है जनरली अवेलेबल रिसोर्सेज। देन रेयर रिसोर्सेज, रेयर मतलब बहुत ही कम क्वांटिटी में हो, बहुत ज्यादा कम, दोज अवेलेबल एट लिमिटेड प्लेसेस, सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड प्लेसेस पे ही अवेलेबल है। तो जैसे कि मिनरल लाइक कोल, पेट्रोलियम, कॉपर, गोल्ड, यूरेनियम, तो ये जो है रेयर रिसोर्सेज, मतलब गोल्ड है, ये मतलब सभी कंट्री के पास ये नहीं होंगे, और होंगे तो भी बहुत कम क्वांटिटी में होंगे, लेकिन किसके पास ज्यादा है, ज्यादा जिसके पास हो वैसी कंट्री बहुत कम होगी, क्योंकि ये लिमिटेड प्लेसेस पे ही अवेलेबल है, सब जगह अवेलेबल, जैसे गैस है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, वो सब जगह अवेलेबल है। जनरली अवेलेबल भी है, लैंड, सॉइल, वाटर, पेस्चर लैंड, जनरली अवेलेबल। हाँ, शायद हर जगह पेस्चर लैंड अवेलेबल ना हो, हर जगह वाटर भी अवेलेबल ना हो, लैंड, सॉइल वो तो अवेलेबल रहेंगे ही, ओके। लैंड और सॉइल में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, जमीन मतलब लैंड, लेकिन कल्टीवेटिंग वाली जो हम पर्टिकुलरली यूज करते हैं दैट इज सॉइल, वो सब आएगा तब देखेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सॉलिटरी रिसोर्सेज। सॉलिटरी मतलब क्या? अकेले, मतलब एकदम अलोन, ओके। देखो यहाँ डन और से एग्जिस्टिंग अलोन, तो उसको बोला जाता है सॉलिटरी रिसोर्सेज, ओके। तो दैट इज डन और एग्जिस्टिंग अलोन। सॉलिट्यूड नहीं बोलते, सॉलिट्यूड, ओके। लोनली बोलते हैं, जैसे लोनली वर्ड तुमने सुना होगा, अकेलापन, ओके। आई एम फीलिंग वेरी लोनली टुडे, कि बहुत अकेलेपन जैसा महसूस हो रहा है, कोई है ही नहीं बात करने के लिए, या सुबह से अकेले ही बैठे हुए हैं, अकेले कुछ काम कर रहे हैं, तो दैट इज लोनली और सॉलिट्यूड, वहां से ही वर्ड आ रहा है। सॉलिटरी रिसोर्स मतलब बहुत ही ज्यादा अकेले, मतलब कि सिंगल ही होंगे, एक या तो फिर ज्यादा से ज्यादा 2 वैसी ही जगह पे अवेलेबल हो, वैसे रिसोर्सेज। दैट इज मिनरल्स अवेलेबल ओनली एट 1 or 2 प्लेसेस इन द वर्ल्ड, पूरे के पूरे वर्ल्ड में एक या फिर ज्यादा से ज्यादा 2 जगह पे अवेलेबल हो, वैसे रिसोर्स। वैसे भी रिसोर्स है, हाँ है, क्या है? क्रायोलाइट, विच इज अवेलेबल इन ग्रीनलैंड। तो दिस सब्सटेंस क्रायोलाइट वो सिर्फ और सिर्फ पूरे के पूरे वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पर, दैट इज दी ग्रीनलैंड, वहां पर अवेलेबल है, ओके। समझ में आया? एनी डाउट? कोई डाउट? कौन सा? क्रायोलाइट इज अ सब्सटेंस, जैसे कि केमिस्ट्री में तुम आगे बढ़ोगे, 11th-12th अगर किया साइंस में, तो तुम्हें पर्टिकुलरली आएगा, जैसे कि अभी हम 10th की केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तो उसमें भी पहला चैप्टर तो हमने डिस्कस कर लिया है। आगे जितने भी हम चैप्टर्स पढ़ेंगे तो डिफरेंट सब्सटेंसेस, जैसे कि नहीं हम बोलते कि भाई एसिड तो सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, नाइट्रिक एसिड, वैसे ही क्रायोलाइट इज अ सब्सटेंस, ओके। वो एलिमेंट नहीं है, वो हमारे जो 118 एलिमेंट है वो नहीं है, बट इट इज अ सब्सटेंस, और उससे बहुत सारी केमिकल एक्टिविटीज भी हो सकती है। सो इट इज अ सब्सटेंस, जस्ट इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू
कि वो क्या है, एक सब्सटेंस है, बट अवेलेबल कहाँ है, सिर्फ और सिर्फ ग्रीनलैंड में। ग्रीनलैंड जगह का नाम है, जो ग्रीन विच मीन टाइम है, तुम यूरोप साइड समझ सकते हो, ओके, वहां पर है और नाम ही ग्रीन है, अदरवाइज पूरा का पूरा आइस से ढका हुआ है ये लैंड, तो नाम ग्रीन होने से वो ग्रीन नहीं है, ओके, पूरा कुछ भी ग्रीन नहीं है वहां पे, पूरा का पूरा स्नो 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 वैसा ही है, लेकिन नाम क्या है, ग्रीनलैंड जगह का नाम है। अंडरस्टूड। तो ये है हमारे सॉलिटरी रिसोर्सेज। तो ये जो चार थे, ये दिस फोर्स आर दी बेसिस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। तो सब जगह अवेलेबल हो, ओके, यूनिवर्सल रिसोर्स, जनरली अवेलेबल हो वैसे रिसोर्स, रेयरली अवेलेबल हो वैसे रिसोर्स, और सॉलिटरी रिसोर्सेज। तो ये क्रायोलाइट पूछा जा सकता है कि गिव वन एग्जांपल ऑफ सॉलिटरी रिसोर्स। तो तुम्हें लिखना क्या है, क्रायोलाइट, ओके, स्पेलिंग अच्छे से याद रख लेना, CH है और K नहीं है, C है, ओके। चलो नेक्स्ट। तो हमने दो देख लिए, ऑन द बेसिस ऑफ ownership and on the basis of distribution. Now the third one, that is on the basis of re-availability. Okay, re-availability मतलब कि renewable and non-renewable resources. तो देखते हैं, you could understand details of two types. Okay, say resources can be classified by other methods also, wherein this can be classified in two types as renewable and non-renewable resources. renewable resources का मीनिंग क्या है तुम्हें पता ही होगा, फिर भी नहीं पता है। renewable मतलब क्या, फिर से रिन्यू कर सके, ओके, inexhaustible, exhaustible मतलब क्या, खत्म हो जाए। exhaustible का मीनिंग क्या होता है, खत्म हो जाना, exhaust हो गए, खत्म हो गए, कहाँ गए, खत्म हो जाना, मतलब खत्म कौन हो जाएंगे, रिन्यूएबल नहीं होंगे ये लोग, तो एग्जॉस्टिबल, ओके। तो ये नॉन रिन्यूएबल जो है वो एग्जॉस्टिबल है, मतलब खत्म हो जाएंगे, और रिन्यूएबल है वो नॉन एग्जॉस्टिबल है, मतलब वो खत्म होंगे नहीं। देखो सब कुछ ही खत्म होने वाला है वैसे देखा जाए तो, भले ही, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम है ना। सपोज मैं बोलूं कि भाई 7,000 करोड़ के बाद हमारी अर्थ नहीं रहेगी, तो भाई 7,000 करोड़ ईयर्स छोटी बात है, 7 करोड़ नहीं, 7,000 करोड़ ईयर्स, ओके। तो कुछ भी हो सकता है, हमें 7 मिनट का नहीं पता, तो 7 करोड़ 7,000 करोड़ बहुत ज्यादा हो गया, बट उसको हम ले सकते हैं कि बहुत ज्यादा टाइम, ओके। जैसे हम इनफाइनाइट की बात करते हैं, तो इनफाइनाइट को तो हम मेजर ही नहीं कर सकते, इसलिए तो हम नॉन डिफाइनेबल रखते हैं उसको, नॉट डिफाइंड ऐसे। लेकिन फिर भी अगर बहुत ज्यादा, जैसे कि ये हमारे बाल हैं, नंबर ऑफ हेयर्स ऑन आवर हेड, तो हम जनरली बोल देंगे कितने बाल है भाई, कितने हेयर्स है, बोलेंगे इनफाइनाइट। तो रियल में इनफाइनाइट है क्या, रियल में इनफाइनाइट नहीं है। तुम बैठो आराम से, भले ज्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन गिन सकते हैं कि कितने हैं ऐसा टाइम नहीं है अपने पास, लेकिन गिन सकते हैं, ओके, कि कितने हैं। टाइम लगेगा ज्यादा, सपोज तुम बैठे रहे, इतना ज्यादा भी टाइम नहीं लगेगा, कुछ 1 साल नहीं लगेगा या कितने हेयर है ऐसा गिनने में, ओके। और इसके कम हो तो फटाफट गिन लो ये 2-3 है बाकी सब कुछ नहीं है। बट कहने का मीनिंग क्या है, हम ऐसे ही बोल देते हैं इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब क्या, कि बहुत ज्यादा है यार, और क्या काम है, तुम्हें कितने चाहिए, 10 चाहिए, हाँ 10 है, 50 चाहिए, 50 भी, 100 चाहिए, 100 भी है, लाइक दैट, बहुत ज्यादा। तो वैसे ही यहाँ पर रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल मतलब कि जो रिन्यू हो सके, मतलब जिसका तुम बार बार यूज कर सको, जैसे कि क्या, सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी तुमने आज बहुत सारी सोलर फ्लैट प्लेट कलेक्टर ऐसे लगा दिए है, सोलर पैनल लगा दिए, देन आज पूरे दिन में सपोज 4 घंटे, बारिश का सीजन है, 4 घंटे थोड़ी बहुत सनशाइन रही, तो वो सनशाइन एब्जॉर्ब होगी, थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। अब ऐसा नहीं है कि तुमने आज एब्जॉर्ब कर लिया, आज जनरेट कर लिया इलेक्ट्रिसिटी, तो कल नहीं मिलेगा, कल भी मिलेगा, परसों भी मिलेगा, भाई 1 महीने बाद मिलेगा, 1 साल बाद मिलेगा, 10 साल बाद मिलेगा, 100 ईयर्स के बाद मिलेगा। भाई तुम्हारी फ्लैट प्लेट रहनी चाहिए, सन तो वहीं पे है, वो तो देता ही रहेगा एनर्जी, तुम्हारी पैनल रहनी चाहिए, समझ में आया। तो वो कैसा हो गया, रिन्यूएबल रिसोर्सेस।
विंड एनर्जी की हमने बात की थी, तो विंड एनर्जी भाई आएगी, यहाँ टरबाइन रखा हुआ है, विंड टरबाइन बहुत बड़ा बड़ा देखा है ना, एरोप्लेन की विंग्स होती है, उतनी बड़ी बड़ी विंग्स होती है, हाईवे पे ले जाते हुए देखा होगा तुमने। तो वो ऐसे ऐसे ऐसे, नहीं तो तुम द्वारका सोमनाथ के रोड पे आओ तो वहाँ पे है ऐसे बहुत सारे विंड टरबाइन। साउथ में तो बहुत सारी है, लेकिन ये रोड पे हमारे गुजरात में देखना हो तो सोमनाथ द्वारका जो बीच वाला रोड है, बीच वाला मतलब बीच वाला नहीं, बीच वाला दरिया कांठा वाला, ओके, तो वहां पर तुम वो रूट से दिख सकती है, ओके, विंड टरबाइंस बड़े बड़े। तो भाई ऐसे ही विंड टरबाइंस रखा है, ऐसे हवाएं चल रही है, तो यहाँ पे टरबाइन घुमा मैकेनिकल एनर्जी, उसको कन्वर्ट किया इलेक्ट्रिकल में, एंड दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी वी आर यूटिलाइजिंग, ओके। फिर ये एयर थी, तो फिर वापस दूसरी जगह भी वहां हमने रख दिया, तो यहाँ जो एयर टकराई वो घूमा, फिर वापस वही एयर यहाँ आई, ये भी घूमा, फिर से यहाँ भी जनरेट हुए, यहाँ भी जनरेट हुआ, और आगे रख दिया, वही एयर आगे जाके टकराएगी। तो भाई सिर्फ टकराई ना, कंजन थोड़ी हो गई। जैसे कि हमने हाइड्रोलिक पावर प्लांट की बात की कि भाई डैम बना दिया हमने और डैम में से नीचे पानी डाला, ओके, टरबाइन के ऊपर, तो टरबाइन घूमा, फिर पानी तो निकल गया आगे, फिर आगे तुम टरबाइन लगाओ, उसको भी घुमा के आगे जाएगा, और आगे टरबाइन लगाओ, उसको भी घुमा के आगे जाएगा, वो तो घूमता ही रहेगा, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती रहेगी। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। फिर हमने कल टाइड इन टाइड आउट की बात की थी, टाइड इन एब्स की बात की थी। तो जब आ रहा है तब स्टोर कर दिया, फिर आ रहा है तब स्टोर किया, और जब आ रहा है तब भी टरबाइन रखा हुआ है बीच में, तो भर रहा है तो ये घूम रहा है धीरे धीरे धीरे, फिर यहाँ स्टोर कर दिया, फिर जा रहा है तब भी यहाँ से टरबाइन पे से जाने दे रहे हैं तो घूम रहा है। तो वेव्स एनर्जी, तो यहाँ पे टरबाइन है, वेव घुमाते घुमाते दूसरा वेव आया, उसने भी घुमा दिया। सो वेव एनर्जी, टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रोलिक एनर्जी, सोलर एनर्जी, बायोगैस प्लांट मतलब कि जो हम बायोगैस प्लांट में कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, हम कोई कोल या कोई गैस नहीं जलाते, हम कचरा होता है जो गार्बेज, उसको डालते हैं, ओके। बायोगैस शायद नाम तुम्हें और पहले तो आया गया होगा ना थोड़ा बहुत। तो क्या होता है, उसमें एक बड़ी सी टंकी होती है, उसमें सारा ही जो ऑनियन के पील्स है, वेजिटेबल और फ्रूट के जो छिलके होते हैं, छिलके पील्स, वो सब डालो, कचरा डालो, सारा ही कचरा। बट वैसे वो कागज भी एटलीस्ट बहुत गंदा हो गया हो तो चलता है, अदरवाइज प्लास्टिक, कागज, पेपर, वो सब नहीं डालना है, ओके। पेपर मतलब वही हो गया कागज, बट वो सब नहीं डालना है। वेजिटेबल्स और से फ्रूट्स के पील्स, वेजिटेबल्स के पील्स, और सपोज तुमने चाय बनाई और फिर जो लास्ट में बच गई टी लीव्स और पत्तियां और जो अदरक डाली थी, तो जो अंदर जूस जाना था चला गया, अब थोड़ा जो लास्ट में बचे, वो सब भी जो वेस्ट है, खाना रह गया है तो वो वेस्ट है। तो ये सारा वेस्ट अगर हम डालेंगे, उसको सड़ने देंगे, तो उसमें से वो डिग्रेड होके गैस प्रोड्यूस होगा, दैट गैस इज द मीथेन गैस, और वो मीथेन गैस को हम यूज कर सकते हैं एज अ फ्यूअल। जैसे हमारे घर में नेचुरल गैस आ रहा है जिसका हम गैस कनेक्शन का बिल भरते हैं, ओके, तो उसकी जगह अगर तुम ये हो तुम्हारे घर में और तुम मीथेन गैस से यूज करो तो हो सकता है। जैसे सोलर पैनल डाली तो जीबी का बिल कम हो जाएगा, क्योंकि हम तो खुद प्रोड्यूस करके खुद यूज कर रहे हैं। वैसे ही ऐसा बायोगैस प्लांट भी तुमने डाला हुआ है, तो उससे फिर वही गैस तुम यूज कर रहे हो, तो गैस कनेक्शन, गुजरात गैस का बिल भी तुम्हारा कम हो जाएगा। छोटी सी विंड टरबाइन भी तुमने ऊपर डाल दी, तो वो भी थोड़ी बहुत तुम्हारा एटलीस्ट फोन चार्ज हो जाए, एटलीस्ट ऐसे लैंप चल जाए, उतनी एनर्जी तो जनरेट हो ही जाएगी, कितनी हवाएं चलती रहती है। बट ऐसे छोटी छोटी विंड टरबाइंस अभी रिसर्च के स्टेज पे है ऑलरेडी, बट रिसर्च के स्टेज पे है अभी, तो मार्केट में नहीं आई है अभी छोटी छोटी विंड टरबाइंस, ओके। छोटी मतलब जिसको हम घर के ऊपर रख सके, वैसी आ जाएगी फ्यूचर में, बहुत टाइम नहीं लगेगा, नियर बाई फ्यूचर में वो आ जाएगी। तो जैसे अभी सोलर पैनल सब लोग लगा रहे हैं, वैसे जैसे कि ये रूम की हाइट की विंड टरबाइन भी लगा देंगे, तो घूमती रहेगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती रहेगी। तो ये सारी एनर्जी क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी, जो नॉन एग्जॉस्टिबल है। क्या है, नॉन एग्जॉस्टिबल मतलब खत्म होने वाली नहीं है, और दूसरी है एग्जॉस्टिबल जो खत्म हो जाएगी, और नॉन रिन्यूएबल मतलब रिन्यू नहीं होगी। रिन्यू मतलब फिर से रिन्यू, ओके। नहीं बोलते कि तुम्हारा भाई टॉक टाइम वाला प्लान खत्म, रिचार्ज खत्म होने वाला है, रिन्यू योर प्लान, रिन्यू योर सब्सक्रिप्शन, ऐसा नहीं बोलते। तो दैट मीन्स कि रिन्यू मतलब फिर से तुम उसका यूज नहीं कर सकते, नॉन रिन्यूएबल है। नॉन रिन्यूएबल मतलब फिर से यूज नहीं कर सकते। जैसे कल बताया था
पेट्रोल डाला तुमने, गाड़ी घुमाई, धुआं निकाल दिया, अब वो धुएं को तुम इकट्ठा करो, अब बोलो कि भाई इसका कंडेंसेशन करो, ये करो वो करो और पेट्रोल बन जाएगा, नहीं बनेगा। जल गया वो जल गया, खत्म। ओके, तुमने वुड ले लिया, पेपर ले लिया, खाना बनाने के लिए वो चूल्हा होता है ना, तो उसमें तुमने वुड डाल दिया, पेपर डाल दिया, सब कुछ डाला और जलाया, और खाना बन गया, खा लिया। अब तुम सोचोगे कि चलो अब कुछ ना कुछ करके ये वुड को, ये ऐश को जो इकट्ठा हुई है उसको कुछ करो और वापस वुड बना दो, नहीं बनेगा। लाइक दैट। तो वो क्या हो गया, हमारा कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब कुछ क्या हो गया, फोसाइल फ्यूल जो भी हम बोलते हैं, वो सारे क्या हो गए, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। समझ में आया? ये समझने के लिए था, इतना डिटेल में तुम्हें लिखना नहीं है, लेकिन समझे होंगे तब तो मतलब अगर फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, ट्रू और फॉल्स जैसा पूछा होगा तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना कि ये किस में आएगा। पूछ लेंगे वो तो कि भाई वेव एनर्जी किस में आएगा, रिन्यूएबल में या नॉन रिन्यूएबल, तो वो रिन्यूएबल में आएगा। वेव तो चलते ही जाएंगे भाई, ऐसा थोड़ी है कि वेव बंद हो जाएंगे, कभी भी वेव बंद हो जाएंगे ऐसा थोड़ी होगा। वेव तो चलते, ओशन है तो वेव तो आते रहेंगे। समझ में आ रहा है? तो वो समझने के लिए बताया सब कुछ। डिफरेंट नेम्स हो सकते हैं, जैसे कि इसका रिन्यूएबल है, इसका नॉन रिन्यूएबल है, इसका एग्जॉस्टिबल है, इसका है नॉन एग्जॉस्टिबल। देन इसका एक और नाम है रिन्यूएबल की नॉन कन्वेंशनल। अब देखो यहाँ पे नॉन आया, यहाँ पे नॉन है, इकट्ठा मत कर देना, नॉन कन्वेंशनल। और इसका नाम है क्या, कन्वेंशनल। कन्वेंशनल मतलब क्या, जस्ट लाइक ट्रेडिशनल, पहले से जो यूज करते आ रहे हैं वो। तो पहले से हम क्या यूज करते आ रहे हैं, फॉसाइल फ्यूल ही तो यूज करते आ रहे हैं, वुड है, पेपर है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, वही तो पहले से यूज करते आ रहे हैं। तो पहले से यूज करते आए मतलब कन्वेंशनल, और कन्वेंशनल है मतलब वो फॉसाइल है, दैट मीन्स वो नॉन रिन्यूएबल है और वो एग्जॉस्टिबल है। तो सब कुछ, ये एक नाम, ये दूसरा नाम, ये तीसरा नाम, वैसे ही इसके 1, 2 और 3 नाम। कभी भी कंफ्यूज ना हो जाना, क्योंकि यहाँ पर नॉन है, यहाँ पर भी नॉन है और यहाँ पर भी नॉन है, तो तुम ऐसा मत कि भाई नॉन वाले एक साइड और बाकी गलती हो जाएगी, गलत हो जाएगा। समझ में आया? ओके, पक्का? तो ये थे हमारे रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। हाँ, सो कहाँ पहुंचे हम? हाँ, some resources reproduce themselves as per their usage during the specific time, मतलब specific time में उसका reuse हो सकता है। In other words, these are inexhaustible है ना word, inexhaustible मतलब खत्म होने वाले नहीं है। सोलर इंसोलेशन, इंसोलेशन का मतलब ही क्या होता है कि एक जगह पे जितना सोलर इंसोलेशन गिरा, इंसोलेशन मतलब इंसिडेंट होना, तो एक पर्टिकुलर जगह पे जितनी सोलर रेज गिर रही है उसको बोलते हैं सोलर इंसोलेशन। ये लिखा हुआ है मैंने, सोलर एनर्जी इंसिडेंट ऑन अ पर्टिकुलर एरिया, उसको बोलते हैं सोलर इंसोलेशन। देन विंड, बर्ड्स, एनिमल्स, बायो रिसोर्सेज एक्सेट्रा फॉल अंडर दिस कैटेगरी। तो ये सारे ही किस में आएंगे, ये कैटेगरी में आएंगे। किस, कौन सी कैटेगरी में? रिन्यूएबल। अब हम सोचेंगे भाई ये कहां से आ गए सब, बर्ड्स, एनिमल्स। तो बर्ड एनिमल्स कौन से सेंस में ये कैटेगरी में रखे हुए हैं, दे कैन रिप्रोड्यूस, राइट। तो वैसे के एक मर गए फिर बोलेंगे वो मरा हुआ बर्ड को वापस लेके आओ, तो वो नहीं आएगा। लेकिन कौन सी सेंस में कि भाई दे आर लिविंग, दे रिप्रोड्यूस, तो वो जो टाइप है, वो जो कैटेगरी ऑफ द एनिमल है, वो कैटेगरी ऑफ द बर्ड है, वो खत्म नहीं होने वाली, दे विल नॉट एक्सटिंक्ट। ओके, हाँ, लेकिन हम पहले सीख गए हैं एक्सटिंक्शन ऑफ एनिमल्स, कितने सारे एंडेंजर्ड एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो गए, डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए। क्यों? तो भाई क्या वो रिप्रोड्यूस नहीं करते थे? करते थे, बट ऐसी बहुत सारी एनवायरमेंटल सिचुएशंस भी होगी कि वो विथस्टैंड ना कर पाए तो चले जाएंगे।
तो वो सब हमारा फिर इवोल्यूशन पार्ट में आ जाता है, दैट इज बायोलॉजी, साइंस के पार्ट में। बट ये सारे तो एग्जाम में गलती ना हो जाए, जैसे मैंने बता दिया है, सोलर, विंड, बायोगैस, देन ओशन थर्मल एनर्जी, वेव्स एनर्जी, टाइड इन टाइड आउट एनर्जी, तो ये जियोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी भी रिन्यूएबल है। जियोथर्मल मतलब जैसे सपोज तुम गए कहीं पे सेक्रेट प्लेसेस पे पिलग्रिमेज गए और नहीं, नीचे से ऐसे गौरी कुंड चले गए, उत्तराखंड, सब जगह हिमालयाज में इतनी ठंडी ठंडी जगह पर नीचे से गर्म गर्म पानी निकलता है, गर्म पानी। ओके, क्यों? क्योंकि वो लैंड में नीचे हीट ज्यादा है, तो जो हीट ज्यादा है और पत्थरों के बीच में जो पानी फंसा हुआ है नीचे, लैंड के नीचे, तो वो हीट से वो पानी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है और फिर भाप बन के स्टीम बन जाता है। उतनी गर्मी है नीचे, सोचो, जो पूरा ऊपर पूरा आइस 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 है, हिमालयाज है पूरा, और नीचे इतने, सोचो इतना ठंडा ऊपर और इतना गर्म नीचे, कितनी खतरनाक वाली, मतलब कैसी ब्यूटी है नेचर की। देखो कितने कॉन्फ्लिक्टिंग बिहेवियर है, ऊपर इतना ठंडा और नीचे इतना गर्म कि नीचे का पानी भी स्टीम होके बाहर आ रहा है, सोचो। सो दैट इज देयर वी हैव। और ऐसा नहीं है सिर्फ हिमालयाज में, ये अपने रूट्स पे भी यहीं पे था, लेकिन अब वो हीट वो थोड़ी कम हो गई है। आई डोंट रिमेम्बर द नेम, बट सूरत के आगे जाए ना, वहीं था कुछ। मैं गया भी था, पहली बार गया था तो मैं वहां पे नहाया भी था, दूसरी बार गया ना तो वो सब बंद हो गया था, मतलब कि भाई अब इतना गर्म पानी नहीं आता है, तो वहां पे सिर्फ पूजा पाठ होती है, ऐसा कुछ नहीं। आई डोंट रिमेम्बर द नेम, बट ऐसे बहुत सारे हैं। गुजरात में भी ऐसे महसाणा साइड जाओ तो ऐसे बहुत सारे बोलते हैं ना गर्म पानी ना कुंड, ओके, तो ऐसे बहुत सारे हैं। हॉट स्प्रिंग बोलते हैं इंग्लिश में उसे, हॉट स्प्रिंग, ओके। तो वो भी रिन्यूएबल है, वो आर्टिफिशियली तुमने कुछ किया और हम कुछ करने नहीं जा रहे, वो रिन्यूएबल है, मतलब नीचे की हॉट है, मतलब जो हीट है वो हीट से वो हो जा रहा है, तो वो सब उसी कैटेगरी में आएगा। लेकिन तो जियोथर्मल एनर्जी आया, इसलिए मैंने ये सब तुम्हें समझाया। जियोथर्मल एनर्जी मतलब क्या, कि जो से जियोथर्मल एनर्जी में जो हमारे लैंड के नीचे जो ये एनर्जी है उसका यूटिलाइजेशन तुम करो फॉर योर पर्सनल नीड। मतलब नीचे हीट है, अब नीचे हीट है मतलब वो तो ऑटोमेटिकली है, लावा है और कितनी हीट है नीचे अर्थ के अंदर, क्या हमने वहां पे कोई कोल या कुछ बर्न करने गए क्या? कुछ नहीं, वो हीट है ही, उस वही हीट का तुम यूज कर लो, ओके। तो दैट इज जियोथर्मल एनर्जी। तो दैट इज जस्ट कैटेगरी, डिस्क्रिप्शन तो बहुत लेंथी है, बट ऐसी ये एनर्जी भी किसमें आएगी, रिन्यूएबल एनर्जी में आएगी। तो सिर्फ तुम्हें ये याद रखना है कि भाई विंड तो मैंने बता दिया, लेकिन बर्ड्स एंड एनिमल्स एंड बायो रिसोर्सेज ऑल्सो कम्स इन दिस कैटेगरी, ओके। तो हम एज अ एनर्जी सोर्स हम कंसिडर कर रहे हैं कि भाई एनिमल्स है, तो देखो हम कितने एनिमल्स, इतने सारे एनिमल्स तो है भी नहीं। ये तो मुझे बहुत टाइम से ये सवाल हो रहा है। सपोज जितना दूध पूरा इंडिया पीता है, ओके, उतने तो कैटल होंगे भी नहीं इंडिया में। जितना दूध हम कंज्यूम कर रहे हैं चाय बनाने में, या डायरेक्टली कुछ पनीर बना दिया, चाय, दही, छाछ, कितना बटर मिल्क, मतलब जो भी मिल्क प्रोडक्ट्स है, लेकिन मिल्क प्रोडक्ट के लिए मिल्क तो चाहिए, तो मिल्क के लिए एनिमल्स भी तो चाहिए। है क्या इतने एनिमल्स इंडिया के पास? जस्ट सोचो। मुझे तो नहीं लग रहा कि इतने सारे होंगे, कि इतने सारे लोग, मतलब एक घर में मिनिमम सपोज 1 लीटर तो जाता होगा, सब कुछ गिने तो, ऐसा नहीं 1 लीटर पीने में जाता होगा, बट चाय है, कभी पनीर खाया, कभी कर्ड, कभी बटर मिल्क, कभी सिर्फ मिल्क, कितना कुछ। फिर तुम बाहर से लाके खाओगे तो भी, बाहर का भी एटलीस्ट किसी ने बनाया तो है, मिल्क में से ही तो बनाया है, तो मिल्क आया कहाँ से? तो इतने कैटल्स है क्या? फिर भी हम बना रहे हैं, दैट मीन्स फिर भी कभी खत्म नहीं होता। तो सोचने वाली बात है। सो ज्यादा सोचेंगे तो लगेगा कि शायद मिलावट हो रही है कहीं पे, पाउडर मिल्क नहीं होता, तो वो आर्टिफिशियल है। इंडस्ट्री में पाउडर बनता है, उसके जैसे ही पानी में डाल दो तो दूध जैसा लगेगा। अमूल पाउडर भी आता ही है ना, वो दूध जैसा लगता भी है, दूध जैसा, ऐसा नहीं कि फेक, दूध जैसा है लेकिन दूध नहीं है, ओके। सो वैसा है। तो बर्ड्स और एनिमल्स को भी हम
रिन्यूएबल की कैटेगरी में रखेंगे। दीज आर ऑल रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच कैन नॉट बी रीयूज्ड वंस दे आर यूज्ड, और they cannot be reproduces और cannot be formed in near future। भाई नियर फ्यूचर में वो फिर से बना सकते नहीं है कि पेट्रोल जलाया और फिर थोड़े टाइम बाद कुछ भी वो गैस को इकट्ठा किया, फिर वापस कुछ ना कुछ करके तुम टेक्नोलॉजी का यूज करके पेट्रोल वापस ले आए। नहीं हो सकता, नियर फ्यूचर में नहीं हो सकता, क्योंकि सैकड़ों, हजारों नहीं, लाखों ओके लैक्स ऑफ इयर्स लगे तब जाके जो हम ये पेट्रोल कोल यूज कर रहे हैं ना, उसको बनने में लैक्स ऑफ इयर्स लगे, और अभी खत्म हुआ तो वापस लैक्स ऑफ इयर्स लगेंगे उसको बनने के लिए। तो नियर बाई फ्यूचर में तो वो वापस आने वाला नहीं है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल। एंड दे कैन नॉट बी रिप्रोड्यूस, मतलब वो रिप्रोड्यूस नहीं हो सकते। एक पेट्रोल में से ऐसे नहीं कि तुम रखे रहो तो पेट्रोल बढ़ जाएगा, बढ़ नहीं होगा भाई, कम हो जाएगा। ओके, minerals, coals, natural gas, petroleum, etc. are included in this category। तो यही कैटेगरी में सब कुछ आता है। मिनरल्स भी उसी में आते हैं, मिनरल्स में सब कुछ ही आ गया है। मिनरल्स इन द सेंस जनरली हम मिनरल्स किसे बोलते हैं कि जो हम खाने के लिए जो हम फूड खाते हैं उसमें जो कंटेंट होता है मिनरल्स, मतलब जैसे कि मैग्नीशियम होता है, आयरन होता है, ओके, तो ये सारे, कैल्शियम होता है, तो कितने सारे मिनरल्स होते हैं। ओके, तो वो मिनरल्स, और ये तो एलिमेंट्स भी है। फिर हम बोलेंगे कि भाई आयरन से तो लोखंड भी बनता है, तो हम लोखंड खा रहे, लोखंड नहीं खा रहे, बट कंटेंट तो आयरन ही है, कंटेंट तो आयरन ही है, बट वो बहुत ही ज्यादा माइक्रो कंटेंट है, बहुत माइक्रो भी नहीं, बहुत छोटा, माइक्रो से भी बहुत छोटा कंटेंट है। सो इन दिस सेंस मिनरल भी, जैसे तुमने गोल्ड निकाला तो भाई निकालते ही गए, सारा गोल्ड निकाल लिया जमीन में से, बस खत्म तो खत्म। फिर बोलोगे कि नया गोल्ड लेके आएंगे कहीं से बनाया हुआ, ये वो नहीं मिलेगा ही नहीं। ओके, सो वो लिमिटेड है, इस जो लिमिटेड होता है ना उसी की प्राइस ज्यादा होती है। सोचो पेट्रोल की प्राइस कितनी ज्यादा है, नेचुरल गैस की प्राइस कितनी ज्यादा है, गोल्ड की प्राइस देखो, 10 ग्राम की प्राइस है 50,000 रुपीज। 10 ग्राम मतलब कितना, ये पेन है उससे भी हल्का, उससे भी कम वेट, ओके, उससे भी कम, उतना होता है 10 ग्राम। साइज की बात नहीं कर रहा हूँ, वेट की बात कर रहा हूँ। मतलब तुम ऐसे चुटकी भर शुगर ले लो ना, ऐसे थोड़ी शुगर ले लो, ऐसे कर दो ना, वो 10 ग्राम हो जाता है, उतना 50,000 का आता है गोल्ड। ओके, तो दैट्स इट, मतलब इतना महंगा है, तो दे आर नॉन रिन्यूएबल। अभी फटाफट तुम यूज करोगे, कुछ भी कर लिया तो वो वापस कुछ आने वाला नहीं है। हाँ, आर्टिफिशियली हम कुछ कर सकते हैं, बट कुछ कर सकते हैं मतलब उसके जैसे दिखने वाला कुछ बना सकते हैं, बट गोल्ड नहीं बना सकते। अंडरस्टूड? तो ये सारे पॉइंट थे। अब इतनी महंगी और इतनी अच्छी चीज है तो हमें फिर इसको संभालना चाहिए। सो अब हम वही देखते हैं, ये भी बहुत बार पूछी जाती है थियरी, दैट प्लानिंग एंड कन्वर्जेशन ऑफ रिसोर्सेस। तो रिसोर्सेस को कंजर्व करने के लिए, संभालने के लिए प्लानिंग करना है और उसको संभालना है। ह्यूमन नीड्स आर अनलिमिटेड। भाई ह्यूमन की नीड्स जो है, जो इच्छाएं है, वो क्या है, अनलिमिटेड, बढ़ती ही जाती है, कभी खत्म नहीं होती, अनलिमिटेड। बट वाई द रिसोर्सेज आर लिमिटेड। भाई रिसोर्सेज लिमिटेड है, तुम बोलोगे कि मुझे कंटिन्यूअस रोज का सपोज 10 लीटर ऑफ पेट्रोल चाहिए क्योंकि मुझे गाड़ी घुमाना बहुत पसंद है। भाई नहीं हो सकता, रोज का 10 लीटर ऑफ पेट्रोल तुम कैसे यूज कर रहे हो, कहाँ यूज कर रहे हो, क्या है उसका आउटपुट, और तुम ऐसे ही यूज करते रहे तो तुम अकेले ही कितना सारा पेट्रोल यूज कर जा रहे हो, लाइक दैट। तो हमारी जो वांट्स है, डिजायर है, वो तो अनलिमिटेड है, लेकिन जो रिसोर्सेज है वो तो लिमिटेड है। ड्यूरिंग द लास्ट 100 years usage of resources has increased very much due to the extraordinary development in science and technology and due to the population explosion। तो भाई लास्ट 100 years में ये जो यूजेज है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। क्यों? टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा बढ़, दो मेन रीजन है। क्या? टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। टेक्नोलॉजी बढ़ गई है मतलब जैसे कि पहले
पहले सपोज पेट्रोल, टेक्नोलॉजी बढ़ी है लेकिन सोचो जैसे कि अभी हाई स्पीड बाइक्स आ गई है। पहले की बाइक सपोज 80 तक जाएगी, 80 किलोमीटर पर आवर, फिर धीरे धीरे 90 पे गए, 100 पे गए, फिर 120 पे गए, 150 गए, 180, 200, 220, 250 तक की बाइक। वो हैवी रेंज वाली बाइक ले लो तो वो तो कितनी ज़्यादा स्पीड पे जा सकती है, तो इतनी पिकअप देगी, इतनी ज़्यादा स्पीड पे जा सकती है, तो पेट्रोल का कंजम्पशन भी ज़्यादा करेगी। ओके, तो इतना ज़्यादा कंजम्पशन करेगी तो फिर एवरेज नहीं देगी। मतलब कि तुम सपोज स्प्लेंडर है, उसमें 100 रुपीज़ का भराया पेट्रोल, और दूसरी ऐसी बाइक है कोई, उसमें 100 रुपीज़ का फिलअप करवाया, तो स्प्लेंडर तो तुम्हारा 15 डेज चलेगा और ये 15 मिनट चलेगा और ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि कंटेंट ही वैसा है। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है, लेकिन वो एडवांसमेंट देखो सही तरीके से नहीं हुआ। हम चीजें पढ़ रहे हैं अच्छी लेकिन कुछ कर नहीं रहे हैं, ये ट्रूथ है, सैड रियलिटी। हम पढ़ रहे हैं कि बचाना चाहिए ये वो, कितनी आज के दिन में ऐसी कितनी बाइक्स और इतनी कैसी कितने व्हीकल्स है जिसकी एवरेज अच्छी हो। टेक्नोलॉजी का यूज करके तुमने इन द सेंस गवर्नमेंट ने इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ी, तो ऐसा कोई इंजन निकालो, ऐसी कोई बाइक निकालो ना कि 50 किलोमीटर पर लीटर की जगह 100 किलोमीटर पर लीटर जाए, 200 किलोमीटर पर लीटर जाए। टेक्नोलॉजी का यूज यहाँ करो ना, तो वो तो तुम्हारा कम होता जा रहा है। पहले 100 किलोमीटर जाती थी लीटर की, फिर 50 हुई, 60 थी, 50 हुई, 40 हुई, 30 हुई। अब 4 व्हील देखो, 4 व्हील की पता है एवरेज 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर पर लीटर। 1 लीटर में इतना जाती है। नई जो होती है उसमें भी। तो भाई टेक्नोलॉजी कहाँ है? तुम पिकअप ले रहे हो, तुम स्पीड ले रहे हो, बट रिसोर्सेज तो कम हो रहे हैं। तुमने टेक्नोलॉजी डेवलप क्यों की? रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए या रिसोर्सेज को खत्म करने के लिए? भाई कंजर्व करना है, संभाल के रखना है, तो टेक्नोलॉजी का यूज उसमें करो। लेकिन आज की डेट में गिनो तुम्हें पता नहीं चलेगा, नाम याद नहीं आएंगे कि ऐसी कौन सी कंपनी है जो ऐसी गाड़ियां बनाती है कि एवरेज ज्यादा देती हो। क्यों? क्योंकि डिमांड ही नहीं है, तो वो लोग क्यों बनाएंगे? क्यों डिमांड नहीं है? क्योंकि हम लोगों की पसंद ही चेंज हो गई है। हमें चाहिए ही नहीं। क्यों नहीं चाहिए? हमें लुक चाहिए, हमें स्पीड चाहिए। लेकिन हम ऐसा नहीं सोचते कि भाई कम पैसे में ज्यादा दिन चलेगा। मतलब तुम्हारा पेट्रोल अभी सपोज 5 डेज चलता है, जितना भी तुम फिलअप करवाते हो उतना 5 डेज चलता है। तो अगर ऐसे कोई टेक्नोलॉजी आ जाए कि तुम फिलअप करवाते हो उतना ही फिलअप करवाओ, वो 5 की जगह 20 डेज चले, तो वो तो अच्छा है। लेकिन हम ये चाहते नहीं है। ये तो चाहते हैं कि 5 की जगह 20 डेज चले, लेकिन उसके लिए सपोज पैसे ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे एंड ऑल। तो बोलेंगे नहीं, इतना महंगा नहीं चाहिए। ये हम पढ़ तो रहे हैं अच्छी चीजें, बट इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा। एटलीस्ट पढ़ने से अवेयरनेस तो बढ़ेगी कि ऐसा होना चाहिए, बट फिर उसका इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए। सपोज गवर्नमेंट ने एक बाइक निकाल दी कि ये करो, ये बाइक घुमाओ, एवरेज ज्यादा मिलेगी, वो हम नहीं लेंगे। वो क्यों? भाई लुक ऐसे थोड़ा नॉर्मल लुक है यार। नहीं ले लो, एनवायरमेंट के लिए हेल्पफुल है, पैसे भी दो। अरे नहीं रे, पैसे तो पेट्रोल के पैसे तो है रे, पापा के पास है, अपना भी सैलरी अच्छा खासा है, और लुक आना चाहिए ना। ये क्या एकदम देसी लग रहा है। हमारी ही वांट्स, हमारी ही डिजायर ऐसी हो गई है, जिसकी वजह से कंपनी ऐसी कुछ बनाएंगे नहीं व्हीकल्स, और कंपनी बनाएंगे नहीं तो फिर ये सब चीजें बुक में ही पड़ी रहेगी, बाहर रियलिटी में आएगी नहीं। ये सिर्फ बस पढ़ो, मार्क्स लाओ, आगे बढ़ो, वैसी बात हो गई। तो फिर एजुकेशन का यूज नहीं हुआ। एजुकेशन लिया तो सही, लेकिन उसका प्रैक्टिकल यूज नहीं हुआ। तो वो हमें करना है कि जहां पॉसिबल हो वहां पे एटलीस्ट हम रिसोर्सेज को सेव कर सके। अरे सेव करना मतलब भाई तुम रूम से बाहर जा रहे हो और फैन चल रहा है, फैन बंद कर दो। ट्यूबलाइट चल रही है, लैंप चल रहा है, बंद कर दो। पानी वेस्ट नहीं करना है। हाथ धो रहे हो और फिर बीच में कहीं बुला रहे हैं, यहाँ पानी चल रहा है, ऐसे नहाते ऐसे मतलब शावर में नहा रहे हैं, ऐसे सोच रहे हैं, कहीं ख्यालों में चले गए, वो भाई पानी वेस्ट कर रहे हो तुम। तो
हमसे स्टार्ट करो, धीरे धीरे चेंज करो। तो ये जो चेंज आया है ना, अभी की जो कंडीशन है वो भी अचानक से नहीं हो गई, वो भी धीरे धीरे हुई है। तो यहाँ से हम अगर वापस जाने की ट्राई करेंगे तो वो भी धीरे धीरे पहुंच जाएंगे। स्टार्ट करना पड़ेगा पहले हमें, हमारी जो वांट्स है, डिजायर है, उसको चेंज करना पड़ेगा। हमने लोगों के जैसे करने स्टार्ट कर दिए है, सबको देख कर, मूवीज देख कर, ये वो, लेकिन वो ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं तो फिर वी शुड नॉट बी कॉल्ड एज एजुकेटेड पीपल। एजुकेटेड पीपल मतलब जिसके ज्यादा मार्क्स आए वो नहीं, ज्यादा मार्क्स तो आए, एट द सेम टाइम तुम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो तुम्हारी लाइफ में, तब बोल सकते हैं कि यस एजुकेटेड पीपल आते हैं। ओके, सो वही है यहाँ, ये वैसी बात भी शायद बोलेंगे ये लोग। चलो, दो वजह से ये जो कंजम्पशन है वो बढ़ गया। पहला, टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, उसकी वजह से कंजम्पशन बढ़ गया है। और दूसरा, पॉपुलेशन एक्सप्लोशन, मतलब बहुत ही ज्यादा पॉपुलेशन हो गई है, बहुत ज्यादा। मतलब 100 ईयर्स की बात है, 100 ईयर्स पहले हम 55 करोड़ थे और आज हम 155 करोड़ से 100 करोड़ बढ़ गए। ये तो हमारी बात है, पूरे वर्ल्ड में तो और ज्यादा है। ओके, so severe implications will have to be experienced in future if a serious thought is not given to this matter। भाई बहुत ही ज्यादा सीरियस implications हमें झेलने पड़ेंगे। एडवर्स implications मतलब एडवर्स इफेक्ट हमें झेलनी पड़ेगी अगर आज के दिन में हमने कोई सीरियस थॉट इसे नहीं दिया तो। सोचना पड़ेगा। So it is the duty of all of us to conserve resources in future for the future generation। ये हमारी ड्यूटी है कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी थोड़ा बहुत मतलब रिसोर्सेज संभाल कर रखे। रिसोर्स शुड बी कंजर्व्ड एंड शुड बी यूज्ड रैशनली। रैशनली का मीनिंग होता है केयरफुली। ओके, कि रिसोर्स को संभाल के रखना पड़ेगा और उसका संभाल के रखना मतलब ऐसा नहीं यूज बंद कर दो, यूज करो लेकिन केयरफुल यूज करना पड़ेगा। नहीं, छोटी छोटी चीजें हमें बचपन से सिखाते हैं कि भाई रेड लाइट पे हो तो फिर तुम सिग्नल पे हो तो गाड़ी बंद कर दो, टायर में हवा एयर प्रेशर सही है या नहीं वो चेक करो, क्योंकि वो एयर अगर कम क्वांटिटी में है, जैसे कि तुम साइकिल चलाते हो तो एयर कम है अगर दोनों टायर में, तो तुम देखना, ये तो एक्सपीरियंस किया ही होगा तुम लोगों ने, बहुत ज्यादा पेडल मारने पड़ते हैं, थक जाते हैं, पैर तो दर्द करने लगते हैं। या फिर पंचर हो तो ऐसे चला हो तो कैसे ऐसे लोड लगता है कि पीछे 2-3 लोग बैठ गए हो ना, वैसे साइकिल तो जाती भी नहीं है आगे। क्यों? क्योंकि एयर प्रेशर नहीं है। तो एयर प्रेशर भी परफेक्ट होना चाहिए, तब जाके साइकिल इजीली मूव करेगी और तुम्हें लोड कम लगेगा। तो वैसे ही बाइक में, कार में, सब जगह कंप्लीट एयर प्रेशर होना चाहिए, सो दैट तुम्हें अच्छी स्पीड भी मिलेगी, एवरेज भी मिलेगी। तो ये सारी छोटी छोटी बातें हम बचपन से सीखते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट करो। सीखते तो है, पढ़ते तो है, मार्क्स भी ले आएंगे, बट लाइफ में भी लाना पड़ेगा। तो केयरफुल यूज करना पड़ेगा। The word conservation is directly related to the scarcity of resources। Okay, तो कंजर्वेशन का डायरेक्ट रिलेशन किससे है? स्कैरसिटी। स्कैरसिटी मतलब अछत बोलते हैं ना, अछत, रिसोर्सेस बहुत कम है, कम क्वांटिटी में है, तो उसको बोलते हैं स्कैरसिटी। If the resources are exploited at the current rate where they are exploited haphazardly and irrationally, then it will be a dream to maintain the development and current lifestyle। भाई देखो क्या है कि अगर जिस रेट से हम अभी यूज कर रहे हैं वही रेट हमने कंटिन्यू किया, वही रेट से हम कंटिन्यू कर रहे हैं इसका यूज, तो एक ड्रीम बन जाएगा। क्या ड्रीम बन जाएगा? डेवलपमेंट ही एक ड्रीम बन जाएगा, एक डेवलपमेंट। और ये जो हमारी अभी की लाइफस्टाइल जो हम जी रहे हैं ना, कैसे किक मारी, सेल मारा और यहां से वहां, वहां से यहां, ये एक ड्रीम बन जाएगा। ड्रीम बन जाएगा मतलब अभी कैसे हमें ड्रीम होता है कि सपोज ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये सोच रहे हैं, हम ख्याली पुलाव पका रहे हैं, ड्रीम कर रहे हैं, तो ऐसे ही यूज करते रहे ना तो वो समय भी जल्दी ही आ जाएगा जब हम सोचेंगे वैकेशन में तो घर जाएंगे ना, मामा के घर जाएंगे ना तो गाड़ी चलाएंगे। ओके, गाड़ी चलाएंगे, ये भी ड्रीम है क्या? हाँ, तो पूरे इतने टाइम तो नहीं चला रहे, वहाँ पापा मामा जी के पास है सपोज पेट्रोल है, ये है वो है,
वहां हम गाड़ी चलाएंगे, ये ड्रीम जैसा हो जाएगा। ओके, अगर ऐसे ही हमने किया, और यहाँ अभी की जो लाइफस्टाइल है कि कुछ भी हुआ चलो बाइक लेके चल दिए, ये चल दिए, वो चल दिए, और जहाँ जहाँ साइकिल लेके जा सकते हो वहां भी हम बाइक लेके जाते हैं, जहाँ बाइक लेके जा सकते हैं वहां हम कार लेके जाते हैं। ओके, और जहां पर सही में पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना चाहिए, ट्रेन में जाना चाहिए, फिर भी कार लेके चले गए, बस में जाना चाहिए, फिर भी खुद के व्हीकल लेके चले गए। मतलब सपोज तुम्हें यहाँ से पर्टिकुलरली कोई सपोज रेलवे स्टेशन तक जाना है, बसेस आर अवेलेबल एट रेगुलर फ्रीक्वेंसी, है अवेलेबल चीप रेट पर, और उससे थोड़ा ज्यादा रेट पे ऑटो रिक्शास भी अवेलेबल है। फिर भी तुम बोलोगे नहीं अपन अपनी ही बाइक लेके जाएंगे, तो बाइक लेके गए, बाइक लेके आए। तो अगर सपोज तुम ऑटो रिक्शा में गए तो 20 रुपीज हुए, बस में गए तो 10 रुपीज हुए, और तुम खुद की बाइक लेके जा रहे हो ना तो 30-40 रुपीज तो होंगे ही होंगे। तो कहाँ से बेनिफिट किया? तो और टाइम उतना ही लगेगा, टाइम उतना ही लगेगा, और तुम्हारी मेहनत है। यहाँ पे क्या मेहनत है? जाके बैठ जाओ, वो ड्राइव करेंगे, वो संभालेंगे, वो सब देखेंगे। तो जहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना चाहिए वहां पे करना चाहिए। ओके, हर जगह हम अपने व्हीकल्स यूज करेंगे। सोचो जितने हमारे घर में अभी फोन्स आ गए हैं, सबके घर में, मतलब घर में 2 फोन तो होते ही है। वैसे बाइक्स का भी वैसा है, सबके घर में मतलब 1-2 बाइक तो होगी, 2 बाइक नहीं होगी तो 1 बाइक 1 कार, ऐसा होगा, लाइक दैट। तो होगा, दैट इज ऑल्सो डिफरेंट, यूज है अगर तो। लेकिन ऐसी फालतू की चीजों के लिए अगर है तो हमें फिर एटलीस्ट ये थॉट निकाल दो कि अब लेना है कुछ। भाई जब तक ये है तब तक अब मुझे कुछ भी चाहिए ही नहीं, कोई बाइक कोई व्हीकल नहीं चाहिए। क्यों भाई? ये है, अच्छे से चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है? लाइक दैट। बहुत ज्यादा, मतलब इंडिया जो सबसे ज्यादा ऑटोमोबाइल प्रोड्यूस करती है ना, तो उसमें भी टॉप है इंडिया। तो प्रोड्यूस करती है मतलब परचेज भी हम ही करते हैं ना, बाहर थोड़ी भेजते हैं, एक्सपोर्ट थोड़ी करते हैं व्हीकल्स, हम ही यूज करते हैं। इट इंक्लूड्स थिंग्स लाइक इट्स रैशनल यूजेज, इट्स कंजर्वेशन एंड रीयूज। तो भाई क्या क्या आएगा इसमें? जो प्रिजर्व करने की बात कर रहे हैं उसमें क्या क्या आएगा? उसमें आएगा रैशनल यूज, मतलब केयरफुल यूज, ठीक ठाक, जहां पे जितना जरूरी है उतना ही यूज, वो आएगा। इट्स कंजर्वेशन, मतलब उसको संभालना है, जहां पे संभाल सके, नहीं यूज करना तो मत यूज करो। एंड इट्स रीयूज, जहां पे तुम किसी को रीयूज कर सकते हो उसको रीयूज करो। रीयूज कर सकते हो मतलब जैसे कि हमारे घर में आरओ वाटर है, तो वो वेस्ट वाटर है, तो वेस्ट वाटर को रहने दो भाई। वेस्ट वाटर से तुम्हें बर्तन धोने हो तो बर्तन धो लो, या फिर प्लांट में पानी डालना हो तो पानी डाल दो। तो ये तुमने क्या किया? वो तो वेस्ट वाटर था, आरओ का जो पीने वाला पानी है वो तो अलग, लेकिन वेस्ट वाटर है तो वो वेस्ट वाटर को तुम पोछा मारने के लिए लगा सकते हो, प्लांटेशन में यूज कर सकते हो, बर्तन धोने के लिए यूज कर सकते हो, कितना कुछ हो सकता है। अरे जापान में और वो सब में तो इतना है कि हम जो यूरिनेट करने जाते हैं ना, वो सब भी टॉयलेट वहीं के वहीं फिल्टर होके पानी बन के, फ्रेश वाटर बन के यहाँ आ जाता है। तो वो फ्रेश वाटर को वापस तुम यूज कर सकते हो। सोचो उतनी हाई क्लास टेक्नोलॉजी हो गई है कि जो भी हमारे मतलब जो भी गंदा है, जो भी कचरा है, जो भी वेस्ट है, वो सब कुछ रिमूव हो जाता है और नेचुरल वाटर तुम्हें मिल जाता है। नेचुरल वाटर मतलब जैसे अभी तुमने टैप लिया, टैप में से, नल में से पानी निकला और हाथ धो दिए। अब तुम्हारे हाथ गंदे थे, सपोज खाना खाया तुमने, अब वो तुमने हाथ धो दिया, अब हाथ अच्छे हो गए। तो ये जो खाने के पार्टिकल्स है, जो फूड पार्टिकल्स है, वो पानी नीचे गया, ड्रेन हुआ, फिल्टर्ड हुआ, वापस वही आ गया टैप में। अब वही पानी जिससे तुमने हाथ धोए ना, वही पानी फिर से आ रहा है, और हाथ तो तुमने धो लिए। ऐसी टेक्नोलॉजी ऐसा नहीं कि रिसर्च में है, आ गई है, यूज हो रही है। जर्मनी, जापान, सब जगह यूज हो रही है टेक्नोलॉजी। हम अभी वहां तक नहीं पहुंचे हैं मतलब रिसर्च तो हमने भी किया है, हम भी कर सकते हैं, बट हम पब्लिक यूज के लिए नहीं कर सकते हैं। ओके, क्योंकि सब लोग मतलब अभी भी बहुत ज्यादा ब्राइबरी, जो भ्रष्टाचार हम बोलते हैं, ब्राइब लेना, ओके, और से करप्शन, भ्रष्टाचार, ओके, वो सब है, बहुत सारी चीजें हैं। तो पब्लिक लेवल पे अभी नहीं हुआ है, लेकिन टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है सारी कि तुरंत ही सब कुछ
फिल्टर्ड, कचरा अलग, ये अलग, वो अलग, सब कुछ हो सकता है, बट वैसी लाइफस्टाइल हमें अपनानी पड़ेगी, तब ऐसा हो सकता है। नहीं तो सोचो, लेवल तो यहाँ तक पहुंच गया है, दिल्ली के घरों में जैसे एसी कंपलसरी है ना, वैसे एयर फिल्टर भी कंपलसरी है। इतनी एयर पॉल्यूटेड हो गई है कि घर में एयर फिल्टर होना चाहिए, तब जाके तुम्हें फ्रेश एयर तुम ब्रीथ कर सकते हो। पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ प्लांट्स होने चाहिए कि वो ऑक्सीजन देंगे फ्रेश, तब जाके तुम्हें, तो वो होने चाहिए घर में। वैसी कंडीशन हो गई है इंडिया में ऑलरेडी, दिल्ली में ऐसी कंडीशन है। इतना पॉल्यूशन कि तुम ठीक तरह से ब्रीथ नहीं कर पा रहे हो। नॉर्मल वे में भी ऐसे नहीं बैठ सकते हम, मास्क पहन के बैठना है, वैसा हो गया है। हम अभी नहीं संभले तो ये करेक्ट सेंटेंस है कि अभी की जो लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं ना, वो ड्रीम बन जाएगा, ड्रीम ही बन जाएगा। ओके, when there is a danger of existence on the life of a tree or a human life, the arrangement made for it is called the conservation। तो भाई ये conservation की definition है कि conservation कैसे बोलेंगे, जब कोई एक ट्री है उसकी लाइफ डेंजर में आ गई, या ह्यूमन बीइंग है उसकी लाइफ डेंजर में आ गई, तो हम ऐसे अरेंजमेंट्स कर देते हैं कि उसको संभाल के रख दे हम। जैसे कि ट्री है, उसको उसकी लाइफ डेंजर में आ गई, मतलब क्या कि बहुत ज्यादा पानी आ रहा है, तो हमने एटलीस्ट पानी ट्री तक ना आए उसके लिए आगे कुछ बना दिया कि वहां पे पानी ना आए। ओके, या फिर बिल्डिंग बन गई आगे तो सनलाइट उसको नहीं मिल रही है, तो कुछ ना कुछ ऐसे इंतजाम किया कि वहां पे सनलाइट थोड़ी बहुत आए। पूरी बंद हो गई है, एयर नहीं मिल रही है अच्छे से, तो एयर फ्लो रेगुलर हो। कुछ ना कुछ तुम ऐसा करो कि उसको कंजर्व, मतलब उसको सेव करो। मतलब ट्री की लाइफ आ गई हो, वैसे ह्यूमन लाइफ है, कोई बीमार हो गया तो हम कैसे उसको पर्टिकुलर फ्रेश फूड, अच्छा फूड, न्यूट्रिशन वाला फूड, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करवाते हैं, खाना देते हैं अच्छे से कि भाई तुम रिकवर रहो, तुम वापस अच्छे हो जाओ। तो मतलब हम उनको कंजर्व कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? डिफरेंट मेथड यूज करके। तो उसी को कंजर्वेशन बोला गया है कि when there is a danger of existence on the life of the tree or a human life, the arrangement made for it, मतलब उनको सेव करने के लिए अरेंजमेंट की जाती है, और उसी को क्या बोला जाता है? कंजर्वेशन। कंजर्वेशन मतलब कि संभालना। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? पक्का? देखो, जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि एनसीईआरटी पढ़नी है, बट यू कैन मेक नोट्स। ओके, यहीं से, मतलब कि राइट शॉर्ट नोट ऑन प्लानिंग एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो भाई एक एक सेंटेंस का एक एक पॉइंट बना दो। पहला पॉइंट, ह्यूमन नीड्स आर अनलिमिटेड व्हाइल द रिसोर्सेज आर लिमिटेड। दूसरा पॉइंट, जहां फुल स्टॉप आए नेक्स्ट पॉइंट, जहां फुल स्टॉप आए नेक्स्ट पॉइंट। अरे लिख दो भर के, कैसे मार्क्स नहीं मिलेंगे? मिलेंगे, और वैसे याद भी अच्छे से रह जाएगा। पॉइंट वाइज याद रखोगे ना तो याद भी अच्छे से रह जाएगा। और खुद की नोट्स में से पढ़ने की मजा भी कुछ और है। जो हम टेक्स्ट बुक में से, रेफरेंस बुक में से, या तुमने किसी फ्रेंड्स की नोट्स है उसमें से जेरोक्स करवा ली है, वो सब है, ऐसा नहीं है। वो जब टाइम ना हो ना तब ऐसा कर सकते हो। मतलब सपोज कल एग्जाम है और आज तुम्हें पढ़ना है, तो भाई आज नोट्स बनाने नहीं बैठना है। अभी रेडीमेड तुम्हें कुछ चाहिए जिसमें से तुम पढ़ सकते हो, दैट्स इट। लेकिन तुम्हारे पास अगर टाइम है तो नोट्स बनाना ही है, और तुम्हारे पास है अभी टाइम, आगे जाके नहीं होगा, लेकिन अभी तुम्हारे पास टाइम है। तो सब कुछ अच्छी नोट्स बनाओ, सारे ही चैप्टर्स की, साइंस की, एसएस की, इंग्लिश की, मैथ्स के फॉर्मूलाज लिख लो। इतना कुछ अच्छे से परफेक्ट बनाओ कि जब ऐसे, मतलब अब तुम ये क्या कर रहे हो, वो जो होता है ना, जैसे क्रिकेटर होता है तो ऐसे प्रैक्टिस करते रहता है, अपने बैट के स्ट्रोक्स बढ़ाता है। वो कसाई होता है, वो अपनी चाकू की धार पक्की करता है। लड़ाई होने वाली हो तो योद्धा क्या करते हैं? तलवार होती है, उसकी धार को पक्की करते हैं, प्रैक्टिस ज्यादा करते हैं कि जैसे ही मौका मिला कि चौका, लाइक दैट। तो वो मौका मिलेगा तब तुम अपनी बैट के स्ट्रोक बढ़ाओगे, वो तलवार की धार को तुम ऐसे शार्पन करोगे, तो वो तो मौका चला जाएगा तब तक। तो पहले से प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा कि आया और मौके पे चौका, लाइक दैट। तो वो नोट्स रेडी होनी चाहिए। वो टाइम पे तुम नोट्स बनाने बैठ गए तो वो पढ़ाई रह गई और नोट्स बनाने में टाइम चला गया। वो नहीं करना है, वो तो हरगिज नहीं करना है। फिर तो जो हुआ वो बस खेलो, लाइक दैट। तो अभी टाइम है, अच्छे से नोट्स बनाओ और वही नोट्स में से पढ़ो। और खुद के राइटिंग वाली नोट्स ही बेस्ट नोट्स होती है, पढ़ने में मजा आएगी।
ट्राई करो, अभी तक ट्राई नहीं किया हो तो अभी ट्राई करो। तो अभी ट्राई करोगे एटलीस्ट तुम 11th-12th करो, कोई भी फील्ड लो या फिर डिप्लोमा करो, कुछ भी लाइन में आगे बढ़ो, ये एक्सपीरियंस तुम्हें यूजफुल रहेगा, नोट्स वाला एक्सपीरियंस। क्योंकि आगे जाके ऐसे ही होगा। अभी तो टेक्स्ट बुक भी है, कॉलेज में जाओगे तो कुछ टेक्स्ट बुक नहीं मिलेगा। 20 चैप्टर है सिलेबस में से, और 20 चैप्टर्स के लिए तुम्हें सपोज 6 बुक्स रेफर करनी है, 6 अलग अलग टाइप की बुक्स रेफर करोगे, तब जाके इसमें से 2, इसमें से 4, इसमें से 5, 6 वैसे करके 20 चैप्टर्स तुमने कंप्लीट किए, डिफरेंट 6। ऐसे नहीं कि एक ही टेक्स्ट बुक है उसमें सारे 20 चैप्टर्स आ गए, वो सब नहीं होता। आगे जो हायर स्टडीज होती है उसमें कोई बोलेगा भी नहीं कि ये 6 बुक है उसमें से पढ़ो, तुम्हें खुद ढूंढनी है कि ये चैप्टर कौन सी बुक में सबसे अच्छा गिवन है, ये चैप्टर कौन से ऑथर ने अच्छे से समझाया है, वो ढूंढो, वो रेफरेंस बुक ढूंढो, वो रेफरेंस बुक में से पर्टिकुलरली नोट्स बनाओ, जेरोक्स निकालो, फोटोग्राफ लो, नोट्स बनाओ, एंड देन वो रेफरेंस बुक, क्योंकि खरीद भी नहीं सकते, ऐसी तो कितने सारी रेफरेंस बुक आ गई, सब क्या खरीदने बैठेंगे, लाइब्रेरी में से परचेज करो, नोट्स बनाओ, जेरोक्स लो, फोटो खींचो, कुछ भी करो, वापस लाइब्रेरी में दे दो, और इसको सब कुछ कंपाइल करके फिर उसमें से पढ़ना है। वैसे होती है स्टडीज, क्योंकि सब कुछ तुम परचेज नहीं कर सकते, नहीं तो बहुत महंगा हो जाएगा, फीस ही महंगी होती है, फिर ऐसा करने बैठे तो नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि कितनी सारी रेफरेंस बुक होती है। टेक्स्ट बुक जैसा कंसेप्ट नहीं होता है कॉलेज में, ये स्कूल लेवल पे ही होता है। ये तुम्हें एक बता दिया कि ये साइंस की टेक्स्ट बुक है, पढ़ो, नहीं तो कैसे होगा। जैसे अभी तुम्हारा है ये चैप्टर, भाई कल्चरल हेरिटेज ये ऑथर का पढ़ लेना, नेचुरल रिसोर्सेज ये ऑथर का पढ़ लेना, अलग अलग बुक्स है सारी, उसको कंपाइल तुम्हें करना है। तो ये प्रैक्टिस अभी से करो तो एकदम तुम मास्टर बन जाओगे। चलो, तो ये था हमारा शॉर्ट नोट प्लानिंग एंड कंजर्वेशन के ऊपर। एंड लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट प्लानिंग एंड कंजर्वेशन ऑफ द रिसोर्सेज इन थोड़ा बहुत और डिटेल में। वही चीज, सेम चीज समवॉट इन मोर डिटेल और पॉइंट वाइज गिवन है। देखो, पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द अवेलेबल। देखो, अभी अगर बहुत ज्यादा मार्क्स में पूछ ले, 4 मार्क्स 5 मार्क्स, तो वो जो हेडिंग है वहां से लेके यहां तक का पूरा लिख देना है। 3 मार्क्स में पूछ ले और एटलीस्ट से 4 मार्क्स में भी पूछ ले, तो तुम ये 4 पॉइंट्स लिख लो, बात खत्म, 4 मार्क्स मिल जाएंगे। तो क्या करना है उसमें, पहला, गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट अवेलेबिलिटी ऑफ द यूटिलाइज्ड, अनयूटिलाइज्ड एंड प्रोबेबल रिसोर्सेज ऑफ एनी रीजन और अ कंट्री एज ए यूनिट। भाई पर्टिकुलर कंट्री के और रीजन के तुम्हें क्या करने हैं, प्रोबेबल रिसोर्सेज। प्रोबेबल रिसोर्स मतलब यूटिलाइज्ड, मतलब कि जो ऑलरेडी यूज हो गए हैं, जो यूज हो गए हो उसको क्या बोला जाता है, यूटिलाइज्ड, यूज हो गए हैं। देन उसका एक लिस्ट बनाओ कि भाई कोल खत्म हो गया है, तुम्हारी कंट्री में कोल खत्म हो गया है, यूटिलाइज हो गया। अनयूटिलाइज्ड, अच्छा नेचुरल गैस बाकी है अभी, तो ये तुमने एक लिस्ट बना रहे हो कि नेचुरल गैस बाकी है। देन प्रोबेबल रिसोर्स, प्रोबेबल सोलर का यूज कर सकते हो तुम, विंड का यूज कर सकते हो तुम, ओशन थर्मल का यूज कर सकते हो तुम। तो ऐसा हमने क्या किया, एक लिस्ट बनाया। क्या बोले कि गैदर इंफॉर्मेशन, मतलब सारी इंफॉर्मेशन निकालो और लिस्ट बनाओ कि यूटिलाइज्ड कौन से हो गए, मतलब जो तुम्हारे पास अभी नहीं है, यूटिलाइज्ड हो गए, खत्म, तुमने यूज कर लिया। अब दूसरे, अनयूटिलाइज्ड, मतलब अभी तुम्हारे पास है, अभी भी पेट्रोल है, डीजल है, कैरोसिन है, सब कुछ है, तो वो अनयूटिलाइज्ड। और थर्ड, प्रोबेबल, कि भाई किसका तुम, जैसे कि कल मैंने बताया था हाइड्रोजन का भी हम फ्यूचर में यूज करने वाले हैं। ओके, तो तुम्हें ही बताया था या 9th में बताया था, तुम्हें बताया था, मतलब से हाइड्रोजन गैस जो है वो अभी रिसर्च लेवल पे है, लेकिन आ जाएगा कि हाइड्रोजन गैस का तुम एज अ फ्यूअल यूज कर रहे हो। तो सोचो कितना ज्यादा, पानी तो हमारे पास है ही, पानी की इलेक्ट्रोलाइसिस, केमिकल रिएक्शंस की, तो पानी में से हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग, हाइड्रोजन जो निकला उसको एज अ फ्यूअल यूज करो, भगाओ गाड़ी फिर। बट वो अभी रिसर्च स्टेज पे है, अभी आया नहीं है। तो ऐसे लिस्ट बनाओ, ऐसे बोल रहे हैं। ओके, देन लिस्ट बना के क्या करना है, द रिसोर्सेज विच आर लिमिटेड और नॉन रिन्यूएबल, मतलब जो लिमिटेड है, नॉन रिन्यूएबल है, मतलब यही सारे कोल, नेचुरल गैस, should be exploited scientifically and should be used only where it is necessary to use them. should be exploited मतलब हमें यूज करने चाहिए, कैसे, साइंटिफिकली यूज करने चाहिए, एंड
सिर्फ तभी यूज करने चाहिए जब वो बहुत ज्यादा नेसेसरी हो यूज करना, तभी यूज करने चाहिए, ऐसे नहीं। पहले तो यूज कब करने चाहिए, यूज कैसे करने चाहिए, साइंटिफिकली यूज करने चाहिए, और यूज भी कब करने चाहिए, जब नेसेसरी हो तब यूज करने चाहिए। ओके, कौन से, जो लिमिटेड है और जो नॉन रिन्यूएबल है वो रिसोर्स की बात चल रही है। देन attempt should be made to develop those resources the quantity of which can be increased, मतलब ऐसे अटेम्प्ट करो, वैसी कोई टेक्नोलॉजी बढ़ाओ कि उनकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाए। अभी क्वांटिटी तो बढ़ेगी नहीं, लेकिन उनका कंजम्पशन जो है वो रेट स्लो हो जाए। जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी अप्लाई की है लास्ट 1-2 ईयर से, कि हम जो ये पेट्रोल यूज कर रहे हैं ना, पहले जो पेट्रोल हम यूज करते थे वो पेट्रोल था, अभी जो हम पेट्रोल यूज कर रहे हैं वो पेट्रोल प्लस बायोफ्यूल्स है। बायोफ्यूल्स मतलब पर्टिकुलर टाइप ऑफ फ्यूल बनाया जाता है, जैसे मूंगफली है और इथेनॉल, मिथेनॉल, वो सब हम पढ़ेंगे साइंस में आगे। जैसे ग्रेप्स है, उसको डिग्रेड कर दिया, उसमें से थोड़ा बहुत बना, तो वो जो अल्कोहल्स मिलता है, बायोफ्यूल्स मिला, उसको ब्लेंड कर दिया किसके साथ, पेट्रोल के साथ। तो पहले हम से 100% पेट्रोल यूज करते थे, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं कि से 97% पेट्रोल यूज कर रहे हैं और 3%, ये तो मैंने कम बोल रहा हूँ, 3% नहीं, बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, लेकिन ये तुम्हें समझा रहा हूँ कि 3% हम बायोफ्यूल्स यूज करते हैं। तो एटलीस्ट तुमने 1 लीटर भरवाया तो 97 ही है पेट्रोल, तो एक बंदे के पीछे 3% तो सेव हो रहा है। तो ये है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। क्या तुमने ऐसे इंजन बना दिए कि भाई 97% पेट्रोल होगा ना तो भी चलेगा, तो 97 पेट्रोल, तो बाकी का 3 उसके जैसा ही कुछ डाल दो अंदर, मिक्सर कर दो। देखो कुछ भी डालेंगे तो तुम्हारी गाड़ी नहीं चलेगी। अभी पेट्रोल गाड़ी है, उसमें तुम कैरोसिन डाल दोगे तो फट 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 वो फटफटिया बन जाएगा। ओके, और कभी कभी तो ऐसा हो सकता है कि गाड़ी चले ही ना, जैसे डीजल गाड़ी है उसमें तुम पेट्रोल डाल दोगे तो क्या होगा पता है, ब्लास्ट हो जाएगी। और पेट्रोल गाड़ी है उसमें तुम डीजल डालोगे तो पता है क्या होगा, चालू ही नहीं होगी। तो वही फ्यूल डालना है जो उसके लिए, जो इंजन के लिए वो जरूरी है, जो नेसेसरी है। तो वही चीज लिखी हुई है कि साइंटिफिकली इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। एंड लास्ट पॉइंट, द रिसोर्सेज विच आर चीपर एंड आर इजीली अवेलेबल। भाई चीपर भी है और इजीली अवेलेबल है। जैसे कि वुड, तो भाई वैसे कोई जंगल में गया, वुड काट के ले आया और घर में यूज कर रहा है, फिर खत्म हो गया 1 महीने के बाद, वापस जंगल में गया, बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठा की, वापस ले आया, तो भाई चीपर है, उसको तो किसी को पैसे नहीं देने हैं। अभी सपोज ट्राइबल पीपल है, किसी को पैसे नहीं देने हैं, चीपर है एंड इजीली अवेलेबल है। जाना है, नजदीकी है जंगल, काट के लाओ, जलाओ, ये हो रहा है। बट दिस इज नॉट द वे, शुड नॉट बी वेस्टेड, ऐसे वेस्ट करना चाहिए नहीं। ओके, बट इंस्टेड दे शुड बी यूज्ड स्पेरिंगली फॉर द फ्यूचर यूज। स्पेरिंगली अगेन वही मीनिंग होता है केयरफुली। ओके, कि उसका केयरफुल यूज करना चाहिए। तो ये तो मैंने तुम्हें एग्जांपल बताया कि ऐसा कोई भी जो चीपर अवेलेबल हो, एट द सेम टाइम जो इजीली अवेलेबल हो। ओके, जैसे कि कोई बहुत, जैसे कि अंबानी है, ओके, तो उसकी तो कितनी, मतलब उसकी ऑयल फील्ड्स है कितनी, तो अंबानी है तो उसके लिए 100 रुपीज़ का लीटर पेट्रोल, वो उसके या उसके फैमिली के लिए महंगा नहीं है, बहुत ही ज़्यादा सस्ता है। ओके, वो कभी 100-200 तो फिलअप नहीं करवाता होगा, ऐसा हम इमेजिन कर सकते हैं। भरवा दी भाई, फिर टैंक फुल कर दो, टैंक फुल कर दो, सब मान लेते हैं हम। ओके, तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा चीपर है और इजीली अवेलेबल है। ऐसी तो कोई जगह नहीं है कि पेट्रोल मिलता ना हो इंडिया में। दैट डज नॉट मीन कि तुम घुमाते रहो घुमाते रहो घुमाते रहो, उसको स्पेरिंगली यूज करना चाहिए फॉर द फ्यूचर यूज, शुड बी स्पेरिंगली। ओके, यूज्ड स्पेरिंगली फॉर फ्यूचर यूज, मतलब फ्यूचर में यूज आ सके, इसके लिए अभी हमें केयरफुल यूज करना चाहिए। समझ में आया? पक्का? ओके, तो ये हमने जो हमारे रिसोर्स है उसके प्लानिंग और कंजर्वेशन की बात की। भाई तुम ये सुन रहे हो कि नेट खराब कर रहा हूँ? हाँ आगे आएगा ना नेक्स्ट पेज में, तो पेज चेंज करो। हाँ क्या बोल रहे हो?
थोड़ा कर रहा हूँ, थोड़ा सुन थोड़ा कर रहे हो और थोड़ा सुन रहे हो। हाँ चलो, तो जो 3 पॉइंट्स बाकी है वो देखते हैं। Those resources which are in limited quantity should be conserved. Finding its alternative option through technical development is favorable in long term. ये सिमिलर टाइप ऑफ ही पॉइंट आ गया है, लेकिन हम लिखेंगे क्या कि जो लिमिटेड क्वांटिटी में है जैसे कि पेट्रोल, तो भाई उसका यूज बंद करना चाहिए या थोड़ा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करो। जैसे अभी मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया कि पेट्रोल के साथ और ना कुछ मिक्स कर दो, सो दैट पेट्रोल थोड़ा बहुत बचा रहेगा और फिर लॉन्ग टर्म के लिए वो अच्छा रहेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा ना। जैसे अभी हमने 3% बचाया 1 लीटर में, वैसे ही हर बार 1 लीटर तो ऐसे 3% बचेगा। तो सपोज 1000 लीटर खत्म होना चाहिए आज, उसकी जगह 1000 लीटर 2 दिन के बाद खत्म होगा, तो बच गया ना, 1 दिन ज्यादा चला ना। 1000 लीटर 1 दिन में खत्म हो जाता, लेकिन दूसरी चीजें ऐड करते गए तो 1000 लीटर 2 दिन चला, तो वो तो अच्छी बात है। और वो जो हमने एक्स्ट्रा डाला वो तो चीपर है, जो भी अल्कोहल डाला हमने उसके साथ वो तो चीपर है। और वो ऐसा नहीं है कि पेट्रोल जितना जल्दी खत्म हो रहा है, वो तो भाई हो रहा है। नीचे से ग्रेप्स हुई, उसको डिग्रेड किया, मूंगफली है, ओके, पीनट्स, उसको डिग्रेड किया, कितना कुछ है ऐसे जिसको डिग्रेड करते करते ऐसे अल्कोहल बनता है, मिथेनॉल, इथेनॉल सब, ओके। वो हम 4th चैप्टर में देखेंगे साइंस में। नेक्स्ट, नेसेसरी लॉज शुड बी फॉर्म्ड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड शुड बी एनफोर्स्ड स्ट्रिक्टली। ये मैं कहना चाह रहा था तुम्हें कि नेसेसरी लॉज शुड बी फॉर्म्ड, मतलब कि तुम्हें लॉज, तुम्हें इन द सेंस गवर्नमेंट को लॉज बनाने चाहिए। तो भाई बनाए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बनाए हैं गवर्नमेंट, बट पॉइंट यहां आता है शुड बी एनफोर्स्ड स्ट्रिक्टली उसको एनफोर्स्ड करना पड़ेगा, मतलब कि प्रैक्टिकली अप्लाई करना पड़ेगा। वो नहीं हो रहा ना, वो नहीं हो रहा। तो हम पढ़ रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं, बचाना चाहिए, टेक्नोलॉजी का यूज भी कर रहे हैं, लॉज भी लेके आ रहे हैं, लेकिन वो लॉज को हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। सो वो जो रूल बना दिए, लॉज बना दिए, उसको हमें एनफोर्स्ड करना पड़ेगा स्ट्रिक्टली भाई, कि भाई जैसे कि नहीं, कभी कभी हेलमेट पहनना है तो पहनना ही है, फिर नहीं होता, वो PUC सर्टिफिकेट होता है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, ओके। सो वो गाड़ी में से तुम्हारा अगर फालतू धुआं निकल रहा है, ओके, मतलब जो वेस्ट कर रहा है एनवायरनमेंट को, तो उसके लिए सर्टिफिकेट होता है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, PUC सर्टिफिकेट। तो मतलब क्यों ऐसा निकल रहा है, 2 वजह हो सकती है मेनली। क्या, एक तो तुमने फ्यूअल कोई और यूज किया है, मतलब तुम्हारी पेट्रोल गाड़ी है लेकिन पेट्रोल से सस्ता तुम्हें कैरोसिन पड़ रहा है, तो तुमने कैरोसिन डाल दिया अंदर, तो वो आवाज भी फटफट कर रही है, और वापस जो गैस उसमें से निकल रही है उससे एनवायरनमेंट बिगड़ रहा है। दूसरा कि तुम्हारी गाड़ी बहुत पुरानी है, तुम्हारा इंजन बिगड़ गया है, 20 साल हो गए तुम्हारी गाड़ी को, तो अब वो इंजन पहले जैसा काम कर रहा नहीं है, तो वो ज्यादा फ्यूल ले रहा है और कम ऑक्सीजन ले रहा है, और फिर ऐसे जल रहा है, तो होगा क्या कि बहुत, और फिर उल्टा भी हो सकता है, ज्यादा ऑक्सीजन ले रहा है और कम फ्यूल, तो हम सोचेंगे ये तो प्रॉफिटेबल ही है, कम फ्यूल जा रहा है, लेकिन कम फ्यूल जा रहा है, लेकिन तुम्हारा जो एग्जॉस्ट है दैट इज पॉल्यूटिंग द एनवायरनमेंट। तो वैसी सारी चीजें हो सकती है, उसके लिए स्ट्रिक्ट लॉज फॉलो बनाने तो चाहिए ही, बनाने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करने चाहिए, एनफोर्स्ड करने चाहिए स्ट्रिक्टली। And lastly, citizens should be well acquainted with all the facts associated with rational use of resources and a public awareness should be cultivated. तो भाई जितने भी सिटीजन्स है, सारे सिटीजन्स को एक्वेंटेड मतलब प्रोवाइड कर देनी चाहिए जो इंफॉर्मेशन है सारे सिटीजन्स को, कि भाई आप ऐसी गाड़ी मत चलाइए, बहुत धुआं प्रोड्यूस हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, भाई आप ऐसी गाड़ी मत लीजिए। किसी को सजेस्ट करना हो, कोई तुम्हें मांगे सजेशन तुम्हारे पास, तो बताओ कि भाई ऐसी गाड़ी मत लो, मतलब हमें ही अवेयरनेस फैलाए। लास्ट पॉइंट है ना वापस के पब्लिक अवेयरनेस शुड बी कल्टीवेटेड, मतलब कोई तुम सपोज दो दोस्त बात कर रहे हो, तो एटलीस्ट तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या होना चाहिए, टेक्निकल पॉइंट होना चाहिए कि भाई तू ये गाड़ी ले, इसकी एवरेज ज्यादा है तो पेट्रोल का यूज कम होगा, इसमें से एनवायरनमेंट की
जो हम एनवायरनमेंट को डिग्रेड कर रहे हैं वो रेट भी कम हो जाएगा, और ये सस्ती भी है। ओके, वो दिखावा ऑलवेज महंगा होता है। ओके, कोई भी टाइप का दिखावा हो वो महंगा ही होता है। एक्चुअली महंगा है इसीलिए दिखावा कर रहे हैं, वो दोनों वाइसे वर्सा है, मतलब दोनों ही ट्रू है। ओके, तो वो वैसा अगर तुम डिस्कशन कर रहे हो किसी के साथ तो वैसा, और अगर पेरेंट्स तुम्हें खुद पूछ रहे हैं, सजेशन मांग रहे हैं तुमसे कि बोलो बेटा कौन सी गाड़ी चाहिए, बोलो कौन सा फोन चाहिए, कौन सी गाड़ी चाहिए, कौन सा ये चाहिए वो चाहिए, तो तुम्हारी चॉइस कैसी होनी चाहिए पता है? कि पहला तो कि भाई सबके लिए अच्छा हो, जिसमें तुम्हारा जो नीड है वो सेटिस्फाई हो जाए, पेरेंट्स के ऊपर भी लोड ना आ जाए कि बहुत ज़्यादा महंगा है। एट द सेम टाइम फिर तुम्हें सोसाइटी का भी देखना है कि वो कोई गलत मैसेज तो नहीं जा रहा है, या फिर एनवायरनमेंट का भी देखना है कि भाई ऐसी बाइक तो ले ली कि बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है वो, लेकिन एनवायरनमेंट को तो बहुत ज़्यादा नुकसान है, तो मतलब होगा क्या इससे कि तुमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू किसी के साथ शेयर किया, उसने एक्सेप्ट किया, वैसे बातें बढ़ती गई, तो अब क्या होगा कि लोग अवेयर होंगे, और फिर वैसी कोई लेगा नहीं बाइक, कोई बाइक लेगा नहीं तो कोई बनाएगा नहीं, और कोई बनाएगा नहीं तो फिर बनाएगा कैसी? जैसी तुम मांगोगे वैसी। तो तुम मांगोगे कि भाई मुझे ज्यादा एवरेज दे वैसी व्हीकल चाहिए, तो वो वैसी बनाएगा और वैसी तुम्हें देगा। हमारी नीड्स चेंज हो गई है, इसीलिए हमें जो आउटपुट मिल रहा है वो भी हमारे जो होता है ना सप्लाई एंड डिमांड, तो सप्लाई एक ही तरह की आ रही है। क्यों? क्योंकि डिमांड मेजोरिटी की वही है। वो लोग बिजनेस करने बैठे हैं तो वो तो वही देंगे ना जो लोगों को चाहिए, वो तो वही देंगे कि लोगों को चाहिए। लेकिन हमें, जैसे कि हम खाने की बात करें तो हमें आदत हो गई है जंक फूड खाने की, स्ट्रीट फूड खाने की, कि भाई चाइनीज खाएंगे, बर्गर खाएंगे, फ्रैंकी, ये वो। तो भाई थोड़ा चेंज के लिए तुम मंथ में एक बार खा रहे हो, चलो माना, तुम वीक में 2-3 बार खा रहे हो, वेरी बैड। ओके, वीक में 2 बार भी खा रहे हो, इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, तुम्हारे लिए ही अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए। लेकिन अभी हमें समझ में नहीं आता, क्यों? अभी तो हम दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, अभी तो बॉडी वो स्टेज में है कि कुछ भी अंदर डालोगे ना ग्रो ही करोगे, बट वो इफेक्ट देगा बाद में। तो इसीलिए पेरेंट्स पहले से बोलते हैं ये खाना है, ये नहीं खाना है, ये सीजन में ये खाओ, अच्छा है। देखो हमारे वेजिटेबल्स और वो सीजन वाइज होते हैं, पर्टिकुलर सीजन वाइज के भाई, जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल है तो विंटर में ज्यादा होते हैं, लेमन है विंटर में और समर में ज्यादा मिलते हैं, मैंगो है, सब फ्रूट वेजिटेबल सब कुछ सीजन वाइज होता है, तो वो सीजन में खाना चाहिए। हम नेचर हमें अकॉर्डिंग टू सीजन दे रहे हैं, और हमें फिर चाहिए कि भाई पूरा साल आम रस चाहिए, तो फिर वो देंगे, फिर वो बनाएंगे माजा और स्लाइस और वो सब, तो वो ओरिजिनल आम रस थोड़ी है। लेकिन हमारी नीड ही वैसी हो गई है कि हमें हमेशा चाहिए, सीजन्स के वाइज हमें चेंज होना पड़ेगा। और हमें जैसे जंक फूड की बात की, तो हमारी अगर डिमांड ही नहीं होगी, तुम बोलोगे कि मुझे दाल चावल खाने हैं, दाल चावल खाने हैं, तुम्हारी डिमांड ही वैसी हो जाएगी, तो बाहर दाल चावल मिलने ज्यादा हो जाएंगे और बर्गर ये सब मिलना कम हो जाएगा। हमारी डिमांड है इसलिए सप्लाई है, तुम्हारी डिमांड नहीं होगी तो सप्लाई नहीं होगी। सपोज कोई नॉनवेज खा रहा है तो तुम्हारी डिमांड है कि भाई मुझे आज से फिश खानी है, मुझे आज से मुर्गी खानी है, ये वो, तो तुम्हारी डिमांड है, इसीलिए वहां पे वो उसने मुर्गी को काटा, उसने वो फिश को मारा और फिर तुम्हें दिया। लेकिन कोई डिमांड ही नहीं होगी तो उसको मन हो रहा है क्या कि जानबूझ के किसी को मारेगा, किसी को काटेगा और फिर बेचेगा? किसको बेचेगा? लेने वाला ही कोई नहीं है। तो हमें अपनी मेंटालिटी को चेंज करना है, ना कि दूसरों की। और अगर धीरे धीरे करके हमने अपनी मेंटालिटी चेंज की इन एनी एस्पेक्ट्स, तो वो चेंज आ जाएगा इन रिसोर्सेस ऑल्सो, दैट चेंज विल कम। ये चेंज की वजह से आई हैव परचेज्ड आफ्टर 20 years, मैंने परचेज की थी मेरी साइकिल जो तुम नीचे देख रही हो। मतलब मेरा सैलरी तो उतना हो गया था जब मैंने मास्टर स्टडी कंप्लीट की, बैचलर्स कंप्लीट की, उसके बाद सैलरी तो इतना हो गया था कि आई कैन परचेज बाइक। ओके, बट फिर भी मैंने 20 साल बाद, मतलब जब मैंने पहली साइकिल ली थी, मे बी अराउंड 9-10 में ली थी, तुम्हारे जितना ही था मतलब। ओके, तो तुम्हारे जितना में था तब मैंने साइकिल ली थी। ओके, और फिर
आज से 5 साल पहले फिर से साइकिल ली। तो इतने लंबे टाइम के बाद साइकिल ही ली, क्यों? कि भाई थोड़ा बहुत अवेयरनेस आए, मतलब एज ए टीचर हूँ, मैं फॉलो करूँगा तब जाके कोई मुझे देख के फॉलो करेंगे। जाता हूँ अभी भी साइकिलिंग जाता हूँ, कितने टाइम जाता हूँ, वीक में 2 बार, ये वो दूर दूर जाता हूँ ये वो। बट क्यों? खुद की हेल्थ के लिए अच्छा है। ओके, हेल्थ के लिए अच्छा है, एक्सरसाइज होगी, फ्यूल का सेव होगा, बहुत कुछ बेनिफिट्स है। कहीं पे नज़दीक जाना हो तो ऐसे ही साइकिल लेके गए, फटाफट लेके आ गए। ओके, तो इतना फ्यूल बच गया। स्टार्ट तो करो, हम स्टार्ट करेंगे हमें देख के। सपोज मैं जिस दिन, पता है, मैं जिस दिन घर में मतलब कॉन्शियस हो जाए ना ईटिंग के, भाई आज हम कम खाएंगे, मैं कम खाऊंगा, मेरा वेट बढ़ गया ये वो, थोड़ा डाइटिंग शुरू किया ना, देख के धीरे धीरे नहीं भाई नहीं खा रहे हैं, हम भी कम खाएंगे ये वो। मैंने एक्सरसाइज शुरू कर दी तो सब लोग, अरे यार ये तो कंटिन्यूअसली देखो 1 वीक से एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो फिर वो भी धीरे धीरे कॉन्शियस हो जाएंगे। तुम देखना तुम्हारे ही घर में चेंज देखने को मिलेगा। फिर तुम्हारे घर में चेंज देखने से तुम्हारे नेबर्स को दिखेगा, तुम्हारे फ्रेंड्स को दिखेगा, धीरे धीरे करके सब चेंज होगा। तो धीरे धीरे होगा ना, अचानक से थोड़ी होगा। अचानक से कोई बाजू में हमारे कोई 4 व्हील लेके आ जाए तो हम उसी दिन थोड़ी 4 व्हील लेके आ जाते हैं। रोज कोई ना कोई ऐसे फैमिली मेंबर्स देखता है, यार बढ़िया गाड़ी है, अरे मजा आएगी, ये गाड़ी तो हम भी लेंगे कभी। ये रोज हम देखते हैं, धीरे 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 करके फिर कभी हम 4 व्हील लेके आते हैं। तो वो ग्रेजुअल प्रोसेस ये साइड था, ये साइड भी ग्रेजुअल है, होगा, बिलीव इट, होगा। बट दैट चेंज शुड बी स्टार्ट विथ अस, हमसे स्टार्ट करना पड़ेगा वो चेंज। अंडरस्टूड? तो ये एक फर्स्ट पोर्शन था हमारे चैप्टर का, रिसोर्सेज के बारे में। आगे हमें सॉइल के बारे में देखना है, सॉइल क्या है, सॉइल फॉर्मेशन कैसे होता है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ 8 टाइप्स ऑफ सॉइल्स हैं। ओके, वो 8 टाइप की सॉइल्स कहाँ पाई जाती हैं इंडिया में, और उसमें क्या क्या उगाया जाता है, कौन से क्रॉप्स एंड ऑल, कैसी एनवायरमेंटल कंडीशंस होती है, वो सब हमें देखना है। एंड विद दैट आवर चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। अंडरस्टूड? ओके, तो आज इतना रखते हैं, कंटिन्यू।